हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ना कि आईबीएस के फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, जिसमें आपको महसूस होने लगता है कि आपका शरीर में कुछ तो बदलाव हो रहा है। तो उसको जो मेरा जो बदलाव हुआ था ना दोस्तों, तो ये हुआ था कि मेरा फर्स्ट स्टूल ना हार्ड आने लगा था। ज़ोर लगाने से ही होता था और एक सेट नहीं होता था, लेकिन ज़ोर लगना पड़ता था। फिर जैसे जैसे मैंने नींद कम करता था, 12-2 बजे 1 बजे तक मोबाइल, रात को मूवी देखना, ये सब गंदा आदत, ये उसी के बाद ही से ये स्टार्टिंग हुआ मेरा। और क्या था कि मैं उस पर केयर नहीं किया, और केयर करके भी क्या करोगे, आपको पता थोड़ा है कि आपको आईबीएस होने वाला है या फिर आईबीएस का ये शुरुआत है। तो फिर मैंने वैसे ही चलता गया, तेल मसाला घर का खाते गया, बाहर का भी खाते गया। एक रात को मैंने चाउमीन खाया, वो तला हुआ ज़्यादा था तेल का। तला हुआ तो नहीं था, लेकिन भूनते हैं जो चाउमीन को बनाते हैं तो उसमें तेल बहुत ज़्यादा रिफाइन ऑयल यूज होता है। तो वही चीज़ था। फिर सुबह उठा तो फिर भारी डकार आना, उसके बाद तेज़ी से वज़न घटते गया। घर का सब्ज़ी खाने से डायरिया, सूखा भात नमक के साथ खाने से कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही मुश्किल स्थिति हो गया था मेरा। तो आपको शरीर में भी वो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, जैसे कि बाल का पकना स्टार्ट हो जाएगा, दाढ़ी आपको पकने लगेगी। तो आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आखिर हो क्यों रहा। चेहरा मुरझाया सा स्टार्ट हो जाएगा, कभी आप फ्रेश लगोगे, कभी नहीं लगोगे। मतलब चेहरा से ग्लोइंग हटते जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर हटेगा। मतलब अप डाउन होते रहेगा। और आप देखिए, जो आईबीएस ना, आईबीएस में परहेज करना मजबूरी है। परहेज कर, और ये जो बोलते हैं ना बहुत लोग कि ये खाने से हुआ, ये खाने से तो होता ही नहीं है। पहला बात, अब कुछ भी खाओ, आईबीएस उसका कारण नहीं बनेगा। अच्छे आदमी जो जंगल में रहते हैं वो कच्चा मीट भी खाते हैं, तो क्या उन्हें आईबीएस हो गया क्या? वैसे नहीं है। आईबीएस आपको तब होता है जब आप नेचर के विरुद्ध काम करने लगोगे। जैसे आपको पता है कि 10 बजे तक सोना है, 8 घंटा नींद लेना ही है, लेकिन आप क्या करते हो कि नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो, 2 बजे 3 बजे तक, जैसे मेरी तरह। और 24 घंटा में मान के चलो 2 या 4 घंटा सो गए, वो भी कंटिन्यू 2-3 साल, तो उसका तो नेगेटिव आपका बॉडी जो है ना, उसका जवाब तो देगा ही देगा, क्योंकि ये भी एक मशीन की तरह है। इसको आराम ज़रूरी है, और नींद होगा तो आपके टिश्यू वगैरह जो भी हैं तक कोशिकाएँ, वो सब रिपेयर होता है। आपका ब्रेन को भी रिलीफ मिलता है, दिन भर चलते रहता है। तो आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को खुद 3-4 साल बाद पता चला कि मुझे आईबीएस हुआ है। क्योंकि अगर आपका पेट में सिम्टम्स सीधे तौर पे दिख रहे हैं, स्टूल में दिख रहे हैं, तो आप तो सबसे पहला काम यही करो कि किसी एमबीबीएस के पास जाओगे। फर्स्ट में ये बोलोगे, वो बोलोगे पेट ख़राब है, तो वो लोग वही सब देंगे, एंटीबायोटिक O2 वगैरह देंगे, गैस का गोली धरा देंगे। लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनेगा तो आप जाओगे गैस्ट्रो के पास। तो गैस्ट्रो फिर आपका एंडोस्कोपी करेगा, कोलोनोस्कोपी करेगा। हो सकता है रिपोर्ट में कुछ आ जाए, तो लिखता ही रिपोर्ट में गैस्ट्राइटिस वगैरह सबका आता है, लिखते ही। बहुत कम एंडोस्कोपी करने वाले हैं जो गैस्ट्रो नहीं लिखते हैं कि आपका नॉर्मल है बोल के, क्योंकि उनका भी बिजनेस है। मैं तो बिजनेस ही कहूँगा, क्योंकि मैंने 7 बार एंडोस्कोपी कराया है और 3 बार कोलोनोस्कोपी कराया है। तो मेरा तो अल्सर आ जाता था, तो डॉक्टर जैसे कि प्रोफेसर है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, पूछते थे कि यार मतलब तेरे को तुम करते क्या हो। बड़ी आंत में अल्सर, और डोडेलन में अल्सर, और गैस, डकार, ये सब तो बोलना ही नहीं है, लोग विश्वास ही नहीं करते थे। लेकिन नहीं पूछते थे तू करता क्या जो इतना सारा प्रॉब्लम तेरा शरीर में है तेरा। और वो लोग, मैं ये भी पूछता था कि या एच पाइलोरी, तो एच पाइलोरी के पीछे तो भाई मैंने बहुत भागा, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों ये जो एच पाइलोरी है ना, ये बकवास करने का चीज़ है, कुछ होता नहीं है ये। क्योंकि मैं 3.5 से जो 4 साल लगे ना मुझे आईबीएस से निकलने में क्या, मैंने उस चीज़ को भुगतने में। तो ये आईबीएस है ना, बहुत चुतियापा चीज़ है यार। जो डॉक्टर मुझे बोला कि ये आईबीएस कुछ नहीं होता है, तो पढ़ा लिखा है, क्यों अनपढ़ जैसे बात करता है। सोचो, वो डॉक्टर आज खुद एच पाइलोरी का यूरिया ब्रेथ टेस्ट का किट से टेस्ट कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, बिजनेस बोलोगे या फिर ये एक सही चीज़ है? बताओ। यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेगा, 5-6 हज़ार लगेगा उसमें, झूठ मूठ का। वैसे कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको बता दूँ, मुझे ना जब मैं बहुत ज़्यादा, मेरा 39 किलो हो गया था और स्टूल में ब्लड आ रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस था, तो जब मैंने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती था ना, तो मुझे उन डॉक्टरों ने ना
एक एंटीबायोटिक लिखा था, बहुत हार्ड एंटीबायोटिक है, और ये सबसे टॉप में आता है एंटीबायोटिक। वो था मोरेफेनम शायद था। वो एक इंजेक्शन 2500 का आता था, और वो मुझे 5 इंजेक्शन लगा था 3 दिन में, सुबह शाम करके। तो सोचो, ये एच पाइलोरी को मारने के चक्कर में आदमी कुछ भी एंटीबायोटिक किसी को भी दे देता है, और इतना हार्ड एंटीबायोटिक था कि मत बोलो। दुनिया का सबसे मजबूत वाला एंटीबायोटिक बोला जाता है, और वो वेन में मारा जाता है इंजेक्शन के द्वारा। तो दोस्तों, मैंने बहुत झेला है, बहुत दुनिया को देख लिया, झेल लिया, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको इस सिंड्रोम में आपको मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि यार तेरा तो शादी नहीं हुआ, तेरा ये हाल है, ये हुआ है, क्या खाना वाना खाते नहीं हो, क्या है टेंशन लेते हो। बोलेंगे सुबह गर्म पानी पियो, लेटरिन क्लियर होगा, वो होगा, योगा करो, आयुर्वेदिक के पास जाओ। ये सब चूतियापा कुछ नहीं है। मैं तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक बहुत अच्छा डॉक्टर के पास गया था, कुछ काम नहीं है। होम्योपैथी वाला तो उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि साला वो लोग पढ़ाई किया है कि मतलब क्या, एकदम गांडू जैसे आदमी सब है साला। वो चाटने और थूकने वाला दवा से आदमी ठीक होगा कभी? और आप एक बात गौर करना कि जितने भी होम्योपैथी आयुर्वेदिक वाले हैं, हमेशा एलोपैथी डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर का हमेशा बुराई करेंगे कि बोलेंगे जहरीला दवाई है, रासायनिक है, केमिकल है, वो है, उसे खाओगे साइड इफेक्ट होगा, मर जाओगे, नस फट जाएगी, गांड फट जाएगी। अरे लौड़ा, तुम लोग का दवा तो 6 महीने में काम करेगा, तब तक आदमी जिंदा रहेगा क्या? बताओ। साला वो पानी में गिलास मिलाओ, 10 सीसी धरा देगा। आदमी के पास टाइम है 10 सीसी मिलाने का पानी में? मजाक करता है ये लोग। तो फीस भी कम नहीं है, जो दवा 1 सीसी में 30 रुपये में आता है, वो 300 का बना के देगा, और दवा का नाम नहीं बताया। क्या मतलब है? एकदम क्या बोले, ये लोग तो अच्छा खासा बिजनेस बना रहा है। वो लोग का दवा जब देखिए, जब अंग्रेजी जो पद्धति है ना, एलोपैथी, वो लोग ही रिसर्च करते हैं बीमारी में। सबसे पहले वो लोग जब बीमारी का नाम देते हैं, क्या है क्या नहीं, उनका एंटीबायोटिक खोजते, तो ये लोग पीछे पीछे जाते हैं, और पता नहीं कौन सा आयुर्वेदिक में कौन सा जड़ी बूटी और होम्योपैथी में कौन सा फूल का रस को निचोड़ के भर देते शीशी में, बोलते इसका बीमारी ये है। अरे यार, मुझे बताओ ना, होम्योपैथी में कोई भी एक दवा का नाम बताओ कि स्पेशल वो दवा इस बीमारी में दिया जाता है। चलो सर्दी का ही एक दवा बता दो ना। कुछ नहीं है ये सब। मैं भी बहुत भागा हूँ उनके पीछे, ऐसे ही 4-5 लाख खर्चा नहीं किया, 7 बार एंडोस्कोपी, ऐसे ही नहीं हुआ मेरा। वो आयुर्वेदिक वाला तो उनका रोल तो अलग है। वो लोग तो एक तो ये जो पेट है IBS में इतना गर्म हो गया रहता है, और वो लोग और भी गर्म करने वाला चीज़ भेज देते हैं, जैसे कि सूखा अदरक, सौंठ जिसको बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं, काला, फिर लौंग हुआ, उनका पिसा हुआ पाउडर बना के खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो उनसे तो और हालत ख़राब हो जाता था यार। बिल्कुल सब चक्कर में मत पड़ो, साइकेट्रिस्ट पर जाओ। और हाँ, साइकेट्रिस्ट पर जाओगे ना, तो आप एक काम करना कि कोई भी दवा वो लिखेंगे तो 1 महीना खा के देखो। 1 महीना, कम से कम 1 महीना। अगर 15 दिन दे रहा है ना, तो 15 दिन खा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा 1 महीना खा के देखो आप कि उनका दवा आपको थोड़ा भी रिलीफ मिला है कि नहीं। 1 हफ्ता और 1 महीना का बीच में अगर थोड़ा भी रिलीफ मिला है तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू करो। और शुरुआत में परहेज करना एक ज़रूरी IBS होने के बाद हो जाता है, लेकिन IBS होने से पहले परहेज करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्यों ज़रूरी है IBS के दौरान परहेज करना? क्योंकि वो सिर्फ पचेगा नहीं ना, वो चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो सारा स्टूल से ही निकल जाएगा। जैसे विटामिन प्रोटीन वगैरह होगा ना, तो आपका हाथ उसको सोखने में मैंने उसको सोख नहीं सकता है, वो बाधित रहता है। उसका जितना भी प्रोग्राम वगैरह है हाथों का, वो सब चीज़ बाधित रहता, तो वो चीज़ नहीं होता है। तो इसीलिए बोलता थोड़ा सा परहेज करो, बाहर का मत खाओ, तेल मत खाओ। अगर मसाला वो सूट करता तो खट्टा पानी जैसे मुंह में नहीं आता है, तेल मसाला खा सकते हो। और गैस ज़्यादा बन रहा तो थोड़ा सा कम खाओ। तो यही बोलता हूँ कि आप लोग जाओ साइकेट्रिस्ट के पास, 1 महीना दवा खाओ, उससे रिलीफ ना मिले तो डॉक्टर को बोलो कि मुझे ये दवा काम नहीं कर रहा, और दवा आपका बदल देगा। और अगर आपको रिलीफ मिल गया तो उसको आप दोबारा जाओ, बोलो मुझे सूट कर गया है, मैं क्या करूँ? तो बोलेगा यही दवा लो, बहुत अच्छी बात है बोल देगा। तो आप कुछ मत करना, वो दवा का सोल्ट आपको पता रहेगा क्योंकि 1 महीना खा चुके हो। प्लेटिनम RX, चाहे कहीं लोकल मार्केट में जो मेडिसिन वाले हैं उनसे बात करो। अगर आपके फ्रेंड वगैरह होंगे तो ज़रूर वो दवा मिल जाएगा।
वो लोग ला देंगे। और सब्स्टिट्यूट दवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ब्रांडेड दवा के पीछे मत भागो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है इसमें। क्योंकि जो 700 रुपये का दवा या फिर 900 रुपये का दवा जो मिलता है ब्रांडेड में, वो आपको सीधा 300 रुपये मिलने लगेगा। तो दोस्तों यही था आज। तो दोस्तों यही है कि अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि कमजोरी जब होता है हम लोग को ना ABS में, तो सिम्टम्स क्या क्या शरीर में आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या होता है शरीर में। तो अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कल या फिर परसों देखते हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।